जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो अपने लास्ट लेक्चर में हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन डिस्कस करा था, जिसमें हमने नियर अबाउट 35 क्वेश्चन जो है वो कवर करे थे। आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस के 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, ऑप्शंस भी देखेंगे, ताकि जनरल साइंस का जो फोमो है ना आपके माइंड पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, वो खत्म हो जाए और ये टॉपिक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर हो जाए फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा था कल वाला, वो भी जरूर देख लेना, बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है। 1 घंटे का लेक्चर बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया गया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी एक वेव जो है वो मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हवा से पानी में चल जाती है, हवा एक मीडियम है, पानी दूसरा मीडियम है। तो जब भी एक वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज आता है उसमें, ठीक है। आपके सिलेबस में वेव टॉपिक मेंशन है। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हैं, ओनली वन, मतलब सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। 1 एंड 3 वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। 1, 2 एंड 4 वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ चेंज होती है, या कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखो यार, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो ना, वेलोसिटी तो चेंज होती है, ये तो सबको पता है कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट भी पढ़ाया था जनरल साइंस में, जब आपको लेक्चर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ग्लास है, ग्लास के बीच में अगर लाइट मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपेरेटिवली एयर के मुताबिक। बट एयर का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है, ग्लास का ज़्यादा होता है, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज होती है, एम्पलीट्यूड ऑल्सो चेंजेस एंड वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस। क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होती है जब एक वेव मूव करती है? बेसिकली लाइट वेव की ट्रैवल बात हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी जो है वेव की चेंज नहीं होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज, क्यों चेंज नहीं होता है? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी होता है एनर्जी। आपकी देखो, आप किसी भी मीडियम में चलो, आपकी एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ने वाला, आपकी एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। उस मीडियम की वजह से आपकी वेलोसिटी कम हो सकती है, मीडियम के पार्टिकल आपको रोक सकते हैं, बट आपकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, उसको छोड़ के वेलोसिटी भी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आपने पढ़ा हो ये फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला वेलोसिटी चेंज होती है, ये स्पीड क्या है, बेसिकली वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा। आपकी स्पीड भी चेंज होती है, आपकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, तभी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से भी आपको इस फॉर्मूला भी अगर आपको आता हो तो यहाँ से भी दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारी स्पीड भी चेंज होती है, हमारी वेवलेंथ भी चेंज होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बिकॉज ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। हर मीडियम, देखो आप किसी कोई साउंड प्रूफ जगह में बोलोगे तो वहां पर आपकी आवाज़ की लाउडनेस नहीं रहती है, बट अगर कोई ऐसी जगह पे बोलोगे, जैसे कई बार ऐसे कमरे होते हैं जहाँ पर बहुत लाउड हो जाती है आवाज़, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड, लाउडनेस को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड जो है वो भी चेंज होता है मीडियम पे, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पायरामिड ऑफ बायोमास इज। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है आपको पता है, सबसे नीचे प्लांट्स हो जाते हैं, देन वी आर हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, ये आ जाते हैं ना। तो इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो बायोमास का पैरामिड है वो कैसा होता है? बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना है किसी बॉडी में। तो बायोमास का पैरामिड कैसा होता है हमें बताना। अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है, बोथ होता है, या नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बात करें तो बायोमास का पैरामिड हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। क्या होता है? अपराइट। क्यों? क्योंकि देखो सबसे नीचे आ गए हमारे ट्रीज प्लांट्स। ये जो ट्रीज प्लांट्स होते हैं ना, इनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, इनमें बहुत ऑर्गेनिक मैटर होता है। हार्बीवोर्स में उससे कम होता है, कार्निवोर में उससे भी कम होता है। तो बेसिकली ये जो पिरामिड बनता है ये अपराइट बनता है, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि क्या पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा जो है वो अपराइट ही होता है, ऐसा नहीं होता, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, इक्वेटिक पानी वाले इकोसिस्टम की बात करें, वहां पर इन्वर्टेड होता है। क्यों इन्वर्टेड होता है? देखो जो सबसे पहले होते हैं ना इक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वाटर बॉडी में, इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इनका जो है ना, इनका क्या होता है, बेसिकली इनका ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है जूप्लैंक्टन का। उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किसका होता है? हमारी स्मॉल फिशेस का। और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है लार्ज फिशेस का। अब देखो ये पैरामिड कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है ना, दैट इज वाई इट इज नोन एज इन्वर्टेड पैरामिड। तो पैरामिड ऑफ बायोमास जो है इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वर्टेड अपराइट होता है, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि आपने 10% लॉ पढ़ा हुआ है, लिंडेमैन ने जो दिया था, उसने कहा था कि हर ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी 10-10% जो है वो नेक्स्ट लेवल में पहुंचती है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एक होता है पैरामिड ऑफ नंबर, वो भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको चीज़ें लास्ट लेक्चर में भी साइंस की पढ़ाई थी, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने काम के रिलेटेड लेक्चर देख लो।
दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू अगर आपका साइंस कमजोर है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, कार एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, पहले वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, अब वो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 5 सेकंड में ये इतना एक्सेलरेट हो रही है। हमें बताना है कि एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। पहले इसकी कार की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड में, हमें बताना है एक्सेलरेशन। अगर आपने सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले खुद भी ट्राई करा करो क्वेश्चन पॉज करके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुना करो। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमारी पहली वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, तो पहले कितनी थी 5 और बाद में होगी 10। इसका मतलब फाइनल चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो फाइनल कितनी थी 10, इनिशियल कितनी थी 5, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया 5 सेकंड, 10 माइनस 5 इज 5, 5 बाई 5 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड्स के। तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 मीटर पर सेकंड्स के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपको ये चीज़ आती होती तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स, इनमें से कौन सी फोर्स नहीं है, ठीक है। फोर्स नहीं है जिसके यूनिट न्यूटन होते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है उसका कुछ मास है, उसके वो कुछ एक्सेलरेट हो रही है तो उसके मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, इनमें से कौन सी फोर्स नहीं है, टेंशन, नॉर्मल, मास या वेट। देखो बेसिकली यहाँ पर मैं एक डिफरेंस बताना चाहता था आपको, इसका आंसर है ऑप्शन सी मास। मास की फोर्स नहीं होता, मास की यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम। अब आप बोलोगे सर वेट मास सेम चीज़ है, नहीं, वेट मास डिफरेंट चीज़ है। मास होता है आपकी बॉडी में मैटर कितना है, ठीक है, वो किलोग्राम में मेजर होता है। वेट होता है कि आप सपोज करो अर्थ में अगर खड़े हो तो भाई अर्थ आपके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, तो आपकी ऊपर जो फोर्स अर्थ लगा रही है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो अर्थ फोर्स लगाती है उसको अपनी तरफ खींचती है, दैट इज नोन एज वेट। वेट इज बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी समझ लो ऑन अ बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी। वेट एक फोर्स है, इसके यूनिट न्यूटन होते हैं। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेट भी निकालने के क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन कौन सी है, अर्थ की एक्सेलरेशन, अर्थ खींच रही है ना अपनी तरफ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। वेट के यूनिट न्यूटन होते हैं, आप जो मेजर करते हो वो मास मेजर करते हो किलोग्राम में, वेट किस में होता है, न्यूटन में, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेट है किसी बॉडी का अर्थ में और मून में, पहले ऐसे पूछा जाएगा किसी बॉडी का मास जो है अर्थ और मून में सेम होता है या डिफरेंस होता है, तो सेम होता है। अगर मेरा मास, ध्यान से सुनो, अगर मेरा मास अर्थ में 30 केजी है, अगर मेरा मास अर्थ में 30 किलो है तो मेरा मास जो है मून में भी 30 किलो होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बट अगर मेरा वेट अर्थ में 30 न्यूटन है, वेट न्यूटन में आएगा, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स है तो न्यूटन में। अगर मेरा वेट अर्थ में 30 न्यूटन है तो मेरा वेट मून में कितना होगा, तो ये होता है 1/6, कितना होता है 1/6, तो 1/6 30 का कितना हो जाएगा, 6 5 30, तो मेरा मून पे हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मेरा वेट जो है अर्थ में 30 न्यूटन है तो मेरा मून पे कितना हो जाएगा, मून में 1/6 ऑफ 30 मतलब 5 न्यूटन हो जाएगा। मून में जो आपका वेट होता है वो 1/6 होता है आपका वेट ऑन अर्थ, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है, वेट और मास का डिफरेंस आपको पता चल गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सबस्टेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट। लेटेंट हीट होती है वो हीट एनर्जी जो चाहिए होती है किसी बॉडी को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए एक स्टेट टू अनदर, ठीक है। और किस चीज़ पे होती है, क्या कांस्टेंट होता है उसमें, प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत बार आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में ये चीज़ मैंने बताई थी। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइस है, बर्फ है ना, और पानी है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये वाटर की बात हो रही है, वाटर अगर आइस की फॉर्म में है तो सॉलिड है मतलब, और अगर ये लिक्विड की फॉर्म में है इसका मतलब वाटर लिक्विड है। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आइस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। अब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है कि ये आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब फिक्स टेम्परेचर में जब स्टेट चेंज होती है तो क्या फिक्स, क्या है यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है कि 0 डिग्री सेल्सियस में ही हमारा आइस जो है सॉलिड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो फिक्स टेम्परेचर में स्टेट चेंज होती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस में आइस से लिक्विड बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे, और उस केस में जो हीट लगती है ना उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और जब भी
सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, जो हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर फॉर एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भी हो सकता है फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और स्टीम भाप की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस में वो वाटर की फॉर्म में है तो वो लिक्विड है मतलब, और अगर स्टीम की फॉर्म में है तो वो वेपर है मतलब गैस है। इस केस में भी स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर फिक्स है, 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो, इसका मतलब इस केस में भी जो हीट लगी है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन शॉर्ट फॉर्म, लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है, बट टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस और लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में भी वाटर और स्टीम एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब फिक्स टेम्परेचर में जब आपकी स्टेट चेंज होती है उस केस में जो हीट लगती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर करस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ। ट्रिपल पॉइंट जो है पानी का वो कौन सा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज क्या होती है हमें बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन से, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर। आपने बताना है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से कब से बोल रहे होता क्या? देखो, एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीनों स्टेट जो है वाटर की एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड भी करेगी, गैस भी को एग्जिस्ट करते हैं। देखो बेसिकली वो कौन से टेम्परेचर में होता है, तो टेम्परेचर आपने याद रखना है 273.16 केल्विन, और प्रेशर जो होता है, बेसिकली प्रेशर जो है इस केस में प्रेशर होता है 0.46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 0.46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर आप ये टेम्परेचर दोगे पानी को और ये वाला प्रेशर दोगे तो वो ट्रिपल पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। अगर आप उसको देखोगे ना, वहाँ पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो आइस की फॉर्म में होगा, थोड़ा देखना उसके ऊपर लिक्विड भी कम बन रहा होगा, मतलब वाटर भी एक दिख रहा होगा, और देखना थोड़ी यहाँ से भाप भी उड़ रही होगी। तो मतलब तीनों स्टेट्स जो है, कई बार आपने ठंडी बर्फ देखी, अगर वो बर्फ की सिल्ली जिसे कहते हैं, वो बड़ी सी जो शादियों में देखी होगी आपने, जिसके ऊपर बोरी बोरी से कवर करा होता है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप एक चीज़ नोट करोगे कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक धुआं भी निकल रहा होता है ना, आपने धुआं भी इमेजिन करा होगा, देखा होगा। तो बेसिकली वो स्टीम भी एग्जिस्ट करी, ऊपर वहाँ पे लिक्विड भी होता है, वो तीनों स्टेट जो है एग्जिस्ट करती है जब हमारा टेम्परेचर कितना होता है वाटर का 273.16 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 0.46 मिलीमीटर। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया केल्विन में, ये आ गया सेल्सियस में, और ये आ गया फ़ारेनहाइट में 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन तीनों में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक से दूसरा कैसे निकालते हैं, ये सारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। वो लेक्चर जाके आप देख सकते हो, जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कौन से टेम्परेचर में होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, 73.16 केल्विन और 0.46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, इन मसल सेल, हमारे बॉडी के मसल सेल्स में ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, मसल सेल में जो ग्लूकोज टूटता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है, वो ऑक्सीजन की लैक में टूटता है, कमी होती है ऑक्सीजन की। उसे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। भाई ये तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल के अंदर होता है। ये हमारे सेल के अंदर में बेसिकली क्या होता है सर, हमारे सेल में होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज टूटता है सेल की अंदर, कैसे टूटता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनते हैं, एनर्जी बनते हैं, एटीपीज के फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो आ गया बेसिकली वो वाला केस जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। दूसरा आ गया लैक्टिक एसिड एनर्जी, तीसरा आ गया इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी। होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये हमारा ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें कितने कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं? 6। ये पहले टूटता है पायरुवेट में। पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आगे ये 3 पार्ट में टूट सकता है। पहले पार्ट में अगर तो हम इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो ये वाला केस आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी, हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा आ गया, अगर हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल मसल्स में, तो ये बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और अगर हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, एनॉरोबिक रिस्पायरेशन करा रहे हैं, तो ये इथेनॉल में टूटता है। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन होती है ना, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, फर्मेंटेशन यीस्ट की प्रेजेंट में जो है ये ग्लूकोज टूटता है और शराब बनती है, ठीक है। अल्कोहल बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, बायोटिक है, नॉन साइक्लिक है?
देखो जियोथर्मल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, बार बार यूज कर सकते हो, कुछ नहीं है। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। अर्थ आपको पता है अंदर से गर्म है, तो अर्थ की हीट को यूज करके पानी को बॉयल किया जाता है, उसे टरबाइन को घुमाया जाता है। आपको कितनी बार बताया, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के साथ शाफ्ट लगा होता है, और जब भी ये घूमता है और शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट के साथ बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है। उसके आगे पीछे मैग्नेट लगाए होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसी तरह से बिजली पैदा होती है। बट जियोथर्मल जो है ये रीन्यूएबल है। अर्थ तो भाई देखो ना, अर्थ जो है अंदर से वो गर्म ही है, जब भी पानी उसमें जाएगा वो स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के साथ जो मैग्नेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। तो ये कौन सा एक प्रोसेस है, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोसेस है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ डैश प्रोटॉन। तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं हमें बताना है, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन या 9 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं हमें बताना है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का आपको पहले पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, इसमें 8 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के केस में, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ये मिलकर 16 क्या बना देते हैं, मास नंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि फॉर एग्जांपल आपको कार्बन दे दे 6-12, अब पूछे कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, आप निकाल के बताओ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, ये होता है मास नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, 12 में से 6 को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकल गए, 6 निकल गए, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। अब पूछा कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया इसका एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होते हैं, बट वो सिर्फ न्यूट्रल आइटम के केस में होता है। कौन से केस में होता है, न्यूट्रल आइटम के। जिस कई बार क्या होता है, कोई आइटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो इसका मतलब उस केस में वो न्यूट्रल आइटम नहीं है, उस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है। कहीं वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है। बट न्यूट्रल आइटम के केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम रहता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है, वो किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी, लीव्स की सरफेस में से वाटर बाहर निकलता है ना। लीव्स की सरफेस से बोलो या लैमिना से बोलते हो, सरफेस को लैमिना भी बोलते हैं, लीव्स की सरफेस को लैमिना भी बोलते हैं। तो जब भी लीव्स की सरफेस में से पानी बाहर निकल जाता है स्टोमेटास की वजह से, ओपनिंग की वजह से, ठीक है, ओपनिंग की वजह से निकल जाता है वाटर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और उसको किससे मेजर करते हैं, पोटोमीटर से, पैरामीटर से, ऑक्सैनोमीटर से या रिस्पायरोमीटर से। तो हमें बताना है कि ट्रांसपीरेशन को किस प्रोसेस से मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट से। वो इंस्ट्रूमेंट है पोटोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पोटोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद है, किससे मेजर करते हैं, पोटोमीटर। एक मैंने आपको और प्रोसेस बताया था, एक तो लीव से सरफेस से निकलता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई लीव है, एक लीव की, यार अब लीव, चलो मान लो इसी को लीव ना कंसिडर कर लेते हैं, लीव बहुत बेकार लीव बना है वैसे। अब लीव की सरफेस से भी निकल सकता है और लीव की ये टिप से भी निकल सकता है। इस लीव की अगर सरफेस में से पानी बाहर निकल रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अगर टिप से निकल रहा है, दैट इज नोन एज ग्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्यूटेशन। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो ये बाकी भी देख लेते हैं। पैरामीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए यूज होता है। ऑक्सैनोमीटर इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सैनोमीटर जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है, मतलब उसकी लेंथ कितनी बढ़ रही है, तो लेंथ वाइज प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने का हम ऑक्सैनोमीटर का यूज करते हैं। और रेट ऑफ रिस्पायरेशन कितना है उसको मेजर करने का हम रिस्पायरोमीटर का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज पोटोमीटर, ट्रांसपीरेशन जो है उसको मेजर करता है। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, वो पोटोमीटर की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है ये ऑलरेडी भी हमने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उतनी करंट। भाई जितनी आप आपके घर में वोल्टेज बढ़ाते हो ना, जब लाइट आती है तो स्टेप अप करते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो, तो भाई जितनी वोल्टेज बढ़ाते हो, क्यों बढ़ाते हो, क्योंकि करंट कम आ रही है, तो जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी करंट बढ़ेगी। दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। सिंपल है यार, आपके घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है। अब कहता है कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ये तो हमें पता है, ओनली इफ। लेकिन ऐसा कब होगा, हमेशा होगा, कभी नहीं होगा, समटाइम्स होगा। व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब बाकी फिजिकल कंडीशनों का मतलब होता है टेम्परेचर सेम रहे, प्रेशर सेम रहे, और भी जो फिजिकल कंडीशन में जैसे वॉल्यूम वगैरह भी आता है, बट मेनली टेम्परेचर और प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपका फिक्स है,
बेसिकली अगर आपने ओम्स लॉ की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी हो, वहाँ पे लिखा होता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। बट वो फिजिकल कंडीशन में लाइन पे हम इतना जोर नहीं देते, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहने का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है अगर वो कांस्टेंट रहता है, उस केस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इस तरह का ग्राफ भी बनता था, ये V था, ये I था, और इनके बीच में इस तरह का ग्राफ भी बनता था। ये पॉइंट हमने देखा था, ये भी देख लेना, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इज विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, बट विटामिन वाला लेक्चर जरूर देख के जाना। जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, विटामिन और कम्युनिकेबल डिसीज पे भी मैंने लेक्चर लाया था रिसेंटली। देखो यार, जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर मिल रहे हैं ना, वो देख लो, अभी आपके पास टाइम है, रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। बहुत हेल्पफुल लेक्चर्स हैं, एमसीक्यूज के साथ बहुत कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है वहाँ पे। तो विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है वो पूछ रहा है, कोबलामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनोल या राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबलामिन। क्या नाम है? कोबलामिन, ये आपने याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। विटामिन A रेटिनोल, विटामिन O रेटिनोल, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2। कोबलामिन B12, ये याद रखना, ठीक है। वैसे तो मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है विटामिन वाले लेक्चर में, ये सारे ही आप क्लियर हो जाएंगे, विद ट्रिक समझाया हुआ है आपको, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड लिविंग अ ट्री। एक बर्ड है वो ट्री के ऊपर रह रहा है, ये कौन से प्रोसेस की एग्जांपल है? इसको प्रीडेटर या प्रे रिलेशन बोलते हैं, इसको म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बोलते हैं, पैरासाइटिज्म बोलते हैं, या कमेंसलिज्म बोलते हैं। तो हमें बताना है कि अगर एक बर्ड है, वी हैव अ ट्री, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, इसके ऊपर एक पक्षी है, ठीक है, और ये जो पक्षी, जो बर्ड बैठा हुआ है ट्री के ऊपर, इस हमें रिलेशनशिप जो बर्ड और ट्री का है, इसको बताना है कि ये रिलेशनशिप कौन सा है। देखो, इस रिलेशनशिप को बर्ड और ट्री के बोलते हैं कमेंसलिज्म। अगर आपने मेरे इकोसिस्टम के लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको ये आता होगा। क्यों बोलते हैं? देखो, कमेंसलिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक ट्री है, एक बर्ड है, एक ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं हो रहा है, और दूसरे को फायदा हो रहा है, ठीक है। एक न्यूट्रल है और दूसरे को फायदा हो रहा है, दैट इज नॉट कमेंस। इसी का उल्टा होता है एमेंसलिज्म, उसमें एक न्यूट्रल है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। दोनों की एग्जांपल बताता हूँ, ट्री से ही बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस रिलेशन को देखो, एक पेड़ के ऊपर बर्ड बैठा हुआ है। भाई बर्ड को तो यहाँ पर नेस्ट बना होगा, इसको घर है रहने के लिए, खाने के लिए भी कुछ मिल सकता है। ट्री को बर्ड से क्या मिल रहा है? न्यूट्रल है ट्री, ठीक है, न्यूट्रल है ट्री। देखो, बर्ड का और ट्री का ये रिलेशन कमेंसलिज्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कमेंसलिज्म, क्योंकि बेसिकली ट्री यहाँ पर न्यूट्रल है और बर्ड को क्या मिल रहा है? नेस्ट मिल रहा है यहाँ पर, तो बर्ड को फायदा हो रहा है, तो दैट इज नोन है कमेंसलिज्म। इसमें ट्री का कोई नुकसान नहीं है और बर्ड का फायदा हो रहा है। बट एक और रिलेशन होता है जिसमें एक का कोई फायदा नहीं, दूसरे का नुकसान। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बड़ा सा पेड़ है, इसके साथ एक छोटा सा प्लांट था, ठीक है, ये छोटा सा प्लांट। अब देखो क्या हो रहा है, इस प्लांट के ऊपर प्रॉपर्ली धूप नहीं पड़ पा रही, इसके ऊपर बारिश नहीं हो पा रही है, ड्यू टू दिस ट्री, इसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस ट्री की वजह से इसका नुकसान हो रहा है। क्या इसके नुकसान होने की वजह से ट्री को कोई फायदा है? नहीं, इसको कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली एक को कोई फायदा नुकसान नहीं है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट बेसिकली रिलेशनशिप इज नोन एज अमेंसलिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? एक का फायदा, एक का नुकसान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो जुएं पड़ जानी ना, तो वो खून ही चूस लेती है हमारा, तो ये उसका नुकसान हो जाता है। बेसिकली पैरासाइटिज्म में ये होता है, टिक वगैरह वाला केस, जैसे पेट में राउंड वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं। प्रीडेटर प्रे, शिकारी और शिकारी, ये भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाता है। म्यूचुअलिस्टिक में दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों का प्लस, ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक दोनों का बेनिफिट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, BTU इज अ मेजरमेंट। BTU बेसिकली पूछा है किसकी मेजरमेंट होती है, हमें बताना है। वॉल्यूम, एरिया, हीट कंटेंट या नन ऑफ द। BTU की फुल फॉर्म पता होती तो आंसर पहुंच जाते। BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब तो आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, थर्मल मतलब हीट रिलेटेड है, तो इसका मतलब है ये हीट कंटेंट को मेजर करने के लिए यूज हो। तो BTU इज अ मेजरमेंट ऑफ हीट कंटेंट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, एंड साउंड वेव में ट्रैवल कर सकता है। कैन नॉट, बिकॉज, ओ सॉरी, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है और साउंड वेव नहीं कर सकता, कैन नॉट, ठीक है। लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर, वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह जहाँ पे कोई भी मीडियम पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, इवन वाटर ड्रॉपलेट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, इवन जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे स्पेस है, दैट इज नोन है वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट तो चलती है क्योंकि सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, तो वो वैक्यूम से भी होके आ रही है। बट जो साउंड वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी लो देन लाइट, ये कोई रीजन नहीं हुआ। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, नन ऑफ द अबव। देखो, इसका आंसर ऑप्शन भी है। अगर साउंड वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती ना तो वो भी
वैक्यूम में ट्रैवल कर, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम से। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए वो ट्रैवल कर पाती है, साउंड नहीं है इसलिए नहीं कर पाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेशन के लिए, इसलिए वो वैक्यूम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर किसी मेरे दूसरे रूम में पर्सन को सुनाई दे रहा है, इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो जो मेरे बोलने की वजह से जो एयर में पार्टिकल है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं और वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। बट लाइट के केस में ऐसा नहीं होता, उसको जरूरत नहीं होती मीडियम की, इसलिए वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, सीमेंस इज द एसआई यूनिट ऑफ, सीमेंस किसका यूनिट है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो ओम यूनिट होता है ना किसका? ओम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, रुकावट का ओम यूनिट होता है। ओम का उल्टा होता है मो बोलो या ओम इनवर्स बोलो, ठीक है, या सिमन बोलो। ये तीनों ही किसके यूनिट होते हैं? ये यूनिट होते हैं कंडक्टेंस के। किसके यूनिट होते हैं? कंडक्टेंस के। तो आपको क्या पूछा है? कंडक्टेंस के क्या यूनिट होते हैं? सिमन्स किसके यूनिट होते हैं? तो सिमन्स कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं, आपने याद रखें। इसको ओम इनवर्स भी बोलते हैं या मो भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होता है तो कैसे निकालोगे? देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना, कोई वायर है वो कितना रेजिस्टेंस देगी वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस देगी, जितना एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस देगी। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ आती है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो अगर हमें यहाँ पर रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालते हो तो रेजिस्टिविटी को यहीं रहने दो, ये एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया, ये लेंथ नीचे डिवीजन में चल जाएगी, डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये आगे रेजिस्टिविटी के यूनिट आप निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, लेंथ के हो गए मीटर स्क्वायर और लेंथ के हो गए, एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर और लेंथ के हो गए मीटर। ये आगे रेजिस्टिविटी के यूनिट, ये मीटर के साथ ये स्क्वायर वाला कैंसिल, तो मतलब रेजिस्टिविटी के यूनिट आगे ओम मीटर। तो इस तरह से हम रेजिस्टिविटी के यूनिट निकाल सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या होता है कि यूनिट लेंथ, अगर एक यूनिट लेंथ है मतलब 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, उसका कोई कंडक्टर है और उसका एरिया भी 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी निकालने का क्या तरीका होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। बेसिकली ये मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका मटेरियल किस तरह से बना है। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट वाला मेरा लेक्चर पढ़ा होगा ना, तो ये तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगी बेसिकली रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। वहाँ पर मैंने इन डेप्थ ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, डैश आर कंसिडर्ड लिविंग सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस। इनमें से किसको माना जाता है? एक लिविंग सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, ऑल्दो लिविंग सेल है बट न्यूक्लियस नहीं है। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, जाइलम पैरेन्काइमा या फ्लोइम पैरेन्काइमा। तो किसको कंसीडर किया जाता है लिविंग सेल विदाउट अ न्यूक्लियस? बेसिकली जो हमारे सीव ट्यूब्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है ये लिविंग सेल्स हैं बट इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बेसिकली ये क्या है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये क्या चीज़ें हैं? आपने सुना होगा फ्लोइम का नाम। फ्लोइम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फूड जो लीव्स में बनते हैं ना प्लांट की, वो डिफरेंट प्लांट के बॉडी पार्ट में लेके जाता है फ्लोइम टिश्यू। फ्लोइम टिश्यू में आते हैं 4 पार्ट, एक आते हैं सीव ट्यूब्स ये वाली, एक आ गया कंपेनियन सेल, एक आता है फ्लोइम पैरेन्काइमा और एक आता है फ्लोइम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें जो साइव ट्यूब और कंपेनियन सेल है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली फूड को ले जाने में हेल्प करते हैं। पैरेन्काइमा जो है फूड को स्टोर करता है और फाइबर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, ये तीनों लिविंग पार्ट होते हैं। बट जो साइव ट्यूब हैं वो ऑल दो लिविंग होते हैं बट इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है ना, वो इसको सपोर्ट करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी फ्लोइम। इसी तरह जैसे फूड को लेके जाने का काम फ्लोइम करता है, तो वाटर को लेके जाने का काम प्लांट्स में कौन करते हैं? जाइलम करते हैं। जाइलम के भी 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइव ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम, फ्लोइम फाइबर या फ्लोइम पैरेन्काइमा होते हैं, इसी तरह जाइलम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सारे नॉन लिविंग होते हैं। और जाइलम यूनी डायरेक्शन फ्लो करता है, मतलब सपोज करो ये प्लांट है ना, तो जाइलम जो है वो प्लांट की रूट से ऊपर ही लेके जाता है पानी हमेशा। बट फ्लोइम जो है वो ऊपर भी ले जा सकते हैं, खाना नीचे भी ले जा सकते हैं। फ्लोइम बाई डायरेक्शन होते हैं, जाइलम जो है वो यूनी डायरेक्शन होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म जो है वो किसने दी थी हमें बताना है। एजी टांसले ने दी थी, अर्नस्ट हाइकल ने दी थी, कार्ल लिनस ने दी थी या नन ऑफ द अबव। देखो यार, इकोलॉजी आप सबको पता है, इकोलॉजी किसने दी थी? अर्नस्ट हाइकल ने इकोलॉजी दी हुई है। एजी टांसले ने क्या दिया है? इंपॉर्टेंट है, एजी टांसले ने क्या दिया है? इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टांसले और इकोलॉजी दी हुई है अर्नस्ट हाइकल ने। कार्ल लिनेस ने, बेसिकली ये कौन है? ये जो टेक्सोनॉमी है ना, बेसिकली इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी में यही जो डिवीजन है हमारा प्रोटिस्टा वगैरह दिस दैट, ये सारा टेक्सोनॉमी में आता है। ये टेक्सोनॉमी कार्ल लिनेस ने दी हुई है, इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। एजी टांसले फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम मतलब टर्म इकोसिस्टम इन्होंने दी थी, और अर्नस्ट हाइकल ने टर्म दी थी इकोलॉजी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19,
विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन की ब्लाइंडनेस का कॉज क्या है हमें बताना है। ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस या विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिनेशन नहीं, सॉरी, डेफिशिएंसी। किसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है चिल्ड्रन में वर्ल्ड वाइड? लीडिंग कॉज, सबसे ज़्यादा कॉज माना जाता है, दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच्चों में ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो विटामिन ए जो है बच्चों को वो प्रोवाइड करनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज कॉल्ड। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो किया गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के, उसको क्या बोलते हैं उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मिनामाटा कन्वेंशन या नन ऑफ द। देखो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट कन्वेंशन वगैरह हैं, तो कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए किया गया है? दैट इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो इज अ सिटी इन जापान, तो जापान में एक प्रोटोकॉल लिया गया था, आई थिंक 98 के अराउंड ना, 97 98 के अराउंड ये हुआ था, और क्योटो में हुआ था जापान में, दैट इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें बोला गया था ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? देखो सूरज देवता हैं, ये रेडिएशन देते हैं, यार सरफेस पे रेडिएशन आगे पड़ेंगी, इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, बट टकरा के जब वापस जाती है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब क्या होती है, कुछ ऐसी गैसेज होती हैं, ये जो जाने वाली वेव्स होती है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो बाहर जा रही है, इसको ट्रैप कर लेती हैं, इसको पकड़ लेती हैं, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है। इन गैसेज को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन हो गया, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को खत्म करना, वो उसकी प्रोटेक्शन को रोकना है, दैट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में। मिनामाटा कन्वेंशन थी मरकरी की वजह से ना, मरकरी पॉइजनिंग वगैरह उसको रोकने के मिनामाटा कन्वेंशन थी। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, और ये आपको सारे कन्वेंशन पता चल गए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी बताता है किसी एलिमेंट की? इलेक्ट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, नन ऑफ द अबव। देखो यार, बेसिकली केमिकल रिएक्शन को एक एटम क्यों करता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये हो गया न्यूक्लियस। प्रोटॉन तो अंदर फिक्स है भाई, न्यूट्रॉन अंदर फिक्स है, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये जो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है ना, यही सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करते हैं। तो बेसिकली जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर स्टेबल है तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो करेगा, कम है तो नहीं करेगा, कम है तो भी करेगा बट इक्वल है तो वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल नोबल मेटल जो होते हैं या नोबल एलिमेंट्स जो होते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गया, यहाँ पर इस केस में नहीं होता। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। तो ड्राई आइस बेसिकली किसकी कंडेंस्ड फॉर्म है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाईली कोल्ड वाटर या ऑक्सीजन। तो ड्राई आइस बेसिकली एक कंडेंस फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो ड्राई आइस किसको बोला जाता है? सॉलिड CO2 को। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सॉलिड N2O को बोला जाता है ड्राई आइस, सॉलिड H2O को बोला जाता है। तो आपने याद रखना है सॉलिड CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंडेंस फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज ड्राई आइस। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी है वाटर की। दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट, ये कौन से ऐसी मतलब टेम्परेचर पे होता है कि जब डेंसिटी वाटर की क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके बाद डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली बोल रहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी जो है वाटर की वो कब होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद जो है वाटर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे चक्कर होता है, उसकी वजह से होती है। इतना इन डेप्थ नहीं जाना है, आपने सिर्फ याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है 4 डिग्री सेल्सियस विच इज मैक्सिमम। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद है, ये टेम्परेचर याद कर लेना 4 डिग्री सेल्सियस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है? वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है, वॉट पावर का यूनिट है, एम्पेयर करंट का यूनिट है, किलो वॉट और जो है बेसिकली एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हमने तो जूल पढ़ा था, गलत क्यों पढ़ा रहे हो? देखो बताता हूँ क्यों गलत पढ़ा रहा हूँ। पावर जो है वो होता है वर्क अपॉन टाइम ना, कितना काम आप करते हो कितने टाइम में, दैट इज नोन एज पावर। ठीक है, पावर की यूनिट क्या हो गया? वॉट। ठीक है, वर्क क्या मान लो जूल है, टाइम के आगे सेकंड। अगर सपोज करो मैं वॉट की जगह किलो वॉट लेना चाहूँ, ठीक है मैं ले सकता हूँ। सेकंड की जगह मैं और लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। इस और को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गया? किलो वॉट और। तो ये किसके यूनिट बन रहे हैं? जूल, मतलब एनर्जी के यूनिट बन रहे हैं ना। तो बेसिकली किलो वॉट और भी यूनिट हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ये आपने याद रखना। ठीक है, फिर मैंने पावर के आपको डिफरेंट फॉर्मूला बताए थे, VI भी होता है, पावर का W/T भी होता है। VI की जगह हम एक और भी लिख सकते हैं, क्या? वी स्केयर VI की जगह, V की जगह हम IR डाल देंगे तो ये बन जाएगा I स्केयर R भी डाल सकते हैं। ठीक है, V
वी स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली मैंने पावर के डिफरेंट यूनिट्स बताए थे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी निकाल के बताए थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, एन एनीमोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक एनीमोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, हमें बताना है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ वाटर करंट या स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो एनीमोमीटर का काम होता है विंड की स्पीड को मेजर करना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश प्रोसेस। यार अभी तो आपको बताया, अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट की प्रेजेंस में यीस्ट हो वहाँ पर, तो अगर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, इथेनॉल, शराब बनती है ना। इस फर्मेंटेशन की किसका बाय प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, बेसिकली एनारोबिक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो एनारोबिक। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है। एक्सोथर्मिक होती है जहाँ पर हीट रेडिएट होती है, जिस भी रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज टूटता है ना, उसकी वजह से भी हीट निकलती है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट कोई चीज़ ले रही है, कंज्यूम कर रही है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट का रिलीज होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, इन विंड मिल्स विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। विंड मिल्स जो बड़े बड़े आपने देखा होगा, बड़े बड़े विंड मिल्स लगे होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी तरह की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रेडिएंट, सोलर, पोटेंशियल या काइनेटिक। भाई सोलर एनर्जी तो सोलर सेल में होती है। काइनेटिक एनर्जी, देखो यार विंड चल रही है तो विंड में क्या है, हवा, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, टरबाइन घूमता है, ये शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट के साथ जो है मैग्नेट लगा होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक। इसी तरह अगर आपको पूछे जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है, देखो उसमें ऊपर डैम होता है, डैम में क्या होती है, वाटर को स्टोर किया जाता है, वाटर किस फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बाद में ये नीचे गिराया जाता है तेज, तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, काइनेटिक, इसकी वजह से शाफ्ट घूमता है और एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। देखो ये ना जो सेशन चल रहा है ना, ये 2x सेशन है। 2x सेशन समझ रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल आप जब लेक्चर सुनते हो ना, तो आप पहले सुनते हो नॉर्मल में। फॉर एग्जाम्पल जब आपने स्टार्टिंग में मुझे सुनना स्टार्ट किया होगा, मे भी आपने नॉर्मल में सुना होगा, देन आपको आदत पड़ेगी 1.25, फिर 1.5। ये लेक्चर 2x वाला है। क्यों 2x वाला है, अगर आपने ये मेरे पहले पूरे लेक्चर्स देखे होंगे ना, तो यार ये तो क्रक्स है, ये तो एक जस्ट ना उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, बाकी वो वीडियोस वहाँ पर मैंने पढ़ाई हुई है, तो जिन्होंने वो देखी होंगी तो वो तो 2x में ही सुन रहे होंगे। तो मैं भी आज 2x में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा तो नहीं पढ़ा सकता, बट हर एक डायमेंशन टच करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रॉम JKSSB एंड फ्रॉम सेंट्रल एग्जामिनेशन, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं सेंटर के, तो आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। नॉन कन्वेंशन, कन्वेंशन होते हैं जो हम पहले से यूज करते आए, जो खत्म हो जाएंगे एक दिन, दैट इज नोन एज कन्वेंशन। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, नीदर एग्जॉस्टिबल नॉर इनएग्जॉस्टिबल या टू एक्सपेंसिव। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो इनएग्जॉस्टिबल है, जो इतने जल्दी खत्म नहीं होते, दैट आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड वन है हमें उसको बाहर निकालना है ना, ऑड वन को बाहर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम या वॉल्यूम, ठीक है। ऑड वन तो हमने ढूंढ लिया, यहाँ पर है ऑप्शन डी वॉल्यूम। ये तीनों इवन है, मतलब ये तीनों सेम चीज़ है। क्यों, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये तीनों डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वॉल्यूम इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर की क्वांटिटी वो होती है जिनमें डायरेक्शन का कोई लेना देना। फॉर एग्जाम्पल मास, अगर आप किसी का मास मेजर करते हो और वो 50 किलो आता है, क्या बोलते हो कि उसका लेफ्ट डायरेक्शन में इतना या राइट डायरेक्शन में कितना, नहीं, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है। बट फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर डायरेक्शन का भी महत्व होता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। इनमें से कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलती है। दो तरह के विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल पढ़ा हुआ है हमने सर, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो बताना है वाटर सॉल्युबल कौन सी है, बी, सी, ए, बी, सी, डी, ए, के। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल और कीड़ा इज फैट सॉल्युबल, ए, डी, ई, के, मतलब कीड़ा से याद कर लो, ये चारों कौन सी है, फैट सॉल्युबल। विटामिन का लेक्चर जरूर देख लेना। विच इज़ यूज एज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। इनमें से कहाँ पर एयर पॉल्यूशन, जहाँ पर इनकी मात्रा बढ़ेगी कम होगी, वो बताता है कि एयर पॉल्यूशन कितना है वहाँ पर। तो कौन सा एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या लाइकन्स। तो कौन है बेसिकली एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, दीज आर लाइकन्स। देखो लाइकन्स क्या होते हैं, दीज आर कम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखो यार एक दिन मैं लेक्चर पढ़ा रहा था थोड़े दिन पहले साइंस का, तो एल्गी की जगह मैंने अमीबा बोल दिया। अब होता क्या है कि वो लेक्चर कई बार पढ़ा रहे हो ना, तो बहुत चीज़ें होती है दिमाग में, कई बार एल्गी या अमीबा निकल जाता है। अब तो कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं सारे, सर एल्गी लाइकन इज इक्वल्स टू अमीबा प्लस फंजी। भाई मुझे भी पता है, वो थोड़ा निकल गया फ्लो में, कई बार गलती हो जाती है। तो उसके बाद जब एक बार आपको मतलब वहाँ पर
एक बच्चे ने नोटिफाई कर दिया होता है तो फिर उसकी सपोर्ट में बोल दिया करो दिस इज द करेक्ट वन, तो बात दैट्स इट। बार बार पॉइंट आउट अमीबा अमीबा अमीबा। मैं भी देख रहा था कमेंट सेक्शन में, टीम में बोलते सर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, वो तो पूरा लेक्चर देखते नहीं सर, अमीबा अमीबा चल रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये लाइकन्स जो है दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई। देखो होता क्या है कि फंजाई और एल्गी दोनों मिलके काम चलाते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। एल्गी जो है इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एल्गी जो है वो बेसिकली खाना बनाने में है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फंजाई जो है वो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इनका कम्बिनेशन मिलकर दोनों काम करते हैं। ये एक एज एन इंडिकेटर भी है एयर पोल्यूशन का। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, विच इंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टोमक। तो हमारे स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सैलिवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक कैनाल। ये तो कुछ भी नहीं है पैनक्रियाटिक कैनाल। सैलिवरी अमाइलेज तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड मतलब हमारे माउथ में ही प्रोड्यूस कर देता है। ये कार्ब्स को तोड़ने में मेनली हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। इसको सिंपल बनाता है और फूड को थोड़ा ना ऐसे मतलब स्मूथ कर देता है ताकि उसका प्रोसेस चल पड़े। ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। पेप्सिन जो है वो स्टोमक में काम करता है और ट्रिप्सिन जो है बेसिकली वो स्टोमक में नहीं होता है। ट्रिप्सिन कहाँ पर काम करता है? ट्रिप्सिन काम करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये याद रखना है दोनों ही प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं। ये भी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। 33rd क्वेश्चन ये है कि कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट किसने पोस्टुलेट करा था? वन लाइनर क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट किसने दिया था? जोसेफ फूरियर ने, अब्दुल कलाम ने, MS स्वामीनाथन या रिकल कार्लसन ने? किसने दिया? जोसेफ फूरियर ने। ये पॉइंट याद कर लेना, ग्रीन हाउस गैस आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बता दिया, CO2 मीथेन वाटर वेपर ट्रैप कर लेती हैं अपकमिंग जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं। आती शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 34, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा रे स्कैटरिंग बना के बताया था यार आपको। ये अल्फा रे है, इसको गिराया यहाँ पे गोल्ड फाइल के ऊपर, तो देखा न्यूक्लियस की स्टडी करी। तो बेसिकली इसने क्या बताया था, क्या एग्जिस्ट करता है? एटम इन ऑल मैटर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियर। बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि हर एक मैटर के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है, जिसमें उसका पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास जो है वो लाई करता है। ये हमें रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला। अल्फा रे इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई 2-4, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द वैस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ। वैस्कुलर बंडल किसका बना है? जाइलम, फ्लोइम, बोथ जाइलम एंड फ्लोइम, नन ऑफ द। देखो वैस्कुलर बंडल मतलब प्लांट में वो चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वैस्कुलर बंडल इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो बेसिकली उसमें दोनों जाइलम और फ्लोइम आते हैं। जाइलम जो है वो वाटर मिनरल्स कैरी करता है, फ्लोइम जो है वो फूड को कैरी करता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर भी जा सकता है, लीव से नीचे भी जा सकता है। ये यूनि डायरेक्शन सिर्फ रूट से उठाता है और पानी को ऊपर ले जाता है, ठीक है। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36, द एब्रीविएशन ऑफ ATP। यार ये तो क्या सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए यहाँ पे डाला गया। एडिनोइड्स ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या नन ऑफ द अबव। ऐसे स्पेलिंग तो ये भी गलत लिखा है, फॉस्फेट होता है, ठीक है। बेसिकली ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP की फुल फॉर्म होती है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन पर सेकंड इन अ वेव इज कॉल्ड। यार ये तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितनी बार आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन वाइब्रेशन पर सेकंड को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन एक्ट एज एन एयर पॉल्यूटेंट। भाई ओजोन जो है एयर पोल्यूशन की तरह काम करता है, एयर पॉल्यूटेंट है। एंड हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हमने तो सुना था ओजोन लेयर हमें UV रे से प्रोटेक्ट करती है, हमारे लिए तो अच्छी है, बट ये बोल रहा है हार्मफुल है। वैन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन जो है बेसिकली वो कब हार्मफुल हो जाती है, जब कौन सी लेयर में प्रेजेंट हो? आइनो में, ट्रोपो में, स्ट्रेटो में, मीजो। मैंने आपको बताया डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ठीक है। इनमें से कौन सी लेयर में अगर हमारी ओजोन प्रेजेंट हो तो वो एयर पॉल्यूटेंट का काम करती है और हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। अगर स्ट्रेटो में है ना तो वो बहुत अच्छी है, क्या करती है, हमें हार्मफुल जो UV रेडिएशन जो आ रही है कहाँ से, सन से, उनसे प्रोटेक्ट करती है। जब ये ट्रोपो पे होती है हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, इन फूड वेब, अगर फूड वेब में बात करें, हाइनाज और वल्चर्स जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, प्रीडेटर, स्क्वेंजर्स या डिकम्पोजर। देखो बेसिकली ना हाइनाज और वल्चर्स होते हैं स्क्वेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडीज, जो लिविंग डेड बॉडीज जो होती हैं उनको कंज्यूम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर मर गया उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये वल्चर उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर्स पता क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल प्लांट या एनिमल के कोई रिमेन बच्चे खुचे पड़े हुए हैं ना, उनमें से क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट आर नोन एज डिकम्पोजर। मेनली जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आगे जो पहले कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोट वोट ये लगा लो। प्रीडेटर्स हो गए शिकारी, ठीक है,
ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच इकोलॉजिकल पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड अपराइट दोनों हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। पैरामिड ऑफ कार्बन कुछ नहीं है। पैरामिड ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लिंडमैन ने दिया था 1942 में 10% ला, हर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। फाइनेंस एसआई का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था हमने, 3 मार्च तक हमने टेस्ट दिए थे, बट ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आपकी वेबसाइट में पड़ा है, आप कभी भी जाके इन टेस्ट को दे सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू यू इज दैट अगर आपको प्रेशर हैंडलिंग में प्रॉब्लम है ना, तो ये लास्ट के 2 टेस्ट आप दे सकते हो। ये OMR बेस्ड टेस्ट हुए थे, तो प्रेशर हैंडलिंग में आपको वो गलतियां करते हो ना OMR शीट भरने में, वो आपकी नहीं होंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है, कब लेक्चर आता है, दिस दैट या PDF वगैरह चाहिए होती है, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास टाइम है तो फाइनेंस एसआई वाली प्लेलिस्ट में जाके जो जो आपने नहीं पढ़ा हुआ एट द लास्ट वो एक बार रिवाइज कर लो। रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है यहाँ, वहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।